इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय शॉर्ट ट्रिक। एसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक वैल्यू कांस्टेंट आएगा, तो वो कितना आएगा, इसका वैल्यू जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा एसी। तो इसका वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁻25 इफ यू गिवन द लैम्डा इन द मीटर। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, क्योंकि आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग एनटीएस पास्ट पेपर 2012 का फिजिक्स का पोर्शन। कल हमने ये जो है वो पार्ट 2 है, कल हमने पार्ट 2 का लाइव लेक्चर दिया था, लेकिन उसमें वॉइस प्रॉब्लम आ गया था, तब इसलिए हमने वो डिलीट कर दिया। तो आज हम इसमें दोबारा से लेक्चर बना रहे हैं। और एक आपको खुशखबरी सुनाएं कि अपकमिंग मंडे 17 फरवरी को एनटीएस बीएससी नर्सिंग का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, उसके साथ साथ आप पास पेपर लाजमी तौर पर सॉल्व करें, क्योंकि 20 to 25% अप टू 30% भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो पास पेपर से ही आते हैं, तो लाजमी तौर पर आपने पास पेपर सॉल्व करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। A system absorbs 1000 joule of the heat and delivers 600 joule of heat, 600 joules of heat while losing 100 joules of the heat by conduction to the atmosphere. The change in internal energy of the system will be। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने फार्मूला यूज करना है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स का। उससे पहले आपने नेट एनर्जी फाइंड करनी है, नेट हीट जो सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया। ये कह रहा है कि 1000 जूल ऑफ द हीट जो है वो सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, लेकिन 100 जूल ऑफ द हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू रिलीज हो गया सिस्टम से। तो नेट एनर्जी जो नेट हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया वो है 900। तो आपने फार्मूले में सिंपली यूज करना है, फार्मूले में और वैल्यूज पुट करने हैं। तो डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा W इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 900 is the net energy which system absorbs and 600 joule is the work which done by the system। तो आपने डेल्टा U फाइंड करना है। यहाँ पे जो वर्क डन है वो सिस्टम ने खुद किया है, ना कि सिस्टम के ऊपर हुआ है, तो वर्क डन हम पॉजिटिव रखेंगे। जब हम 900 से 600 को माइनस करेंगे तो हमें डेल्टा U का वैल्यू आएगा 300। तो चेंज इंटरनल एनर्जी हुआ 300 जूल्स। यहाँ पे कोई आंसर है यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 300 जूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, is a device dash is a device which makes use of the mutual inductance for stepping up or down in alternating EMF। जो हमारा अल्टरनेटिंग EMF होता है वो किस म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, किस जो डिवाइस है उसके थ्रू हम इस स्टेप अप कर सकते हैं और स्टेप अप डाउन कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम जो यूज करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल के थ्रू स्टेप अप भी करता है और स्टेप डाउन भी करता है अल्टरनेटिंग EMF को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। In a circuit there is a current is a 5 ampere which is changed such that the current falls to 0 in 0.1 second. If an average EMF of 200 volts induced, then self inductance of the circuit will be। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है इंड्यूस्ड EMF बैक इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस L डेल्टा I बाय डेल्टा T। This is the formula for the induced back EMF in the self inductance। तो इस फार्मूला का आपने सिर्फ इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करने हैं। इंड्यूस्ड EMF आपको दिया गया है वो है 200 वोल्ट्स, तो यहाँ आपने 200 वोल्ट्स लिखने हैं और माइनस L आपने फाइंड करना है। L इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो डेल्टा I चेंज हो रहा है 5 एम्पियर व्हिच इज चेंज्ड, यहाँ पे लिखा है 5 एम्पियर व्हिच इज चेंज्ड सच दैट द करंट फॉल्स टू 0 in 0.1 सेकंड। तो 5 एम्पियर से 0 पे फॉल कर रहा है इन 0.1 सेकंड, तो आपने 5 बाय 0.1 लिखना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे और ये 1 हो जाएगा। तो आपने सिंपली 200 को डिवाइड करना होगा 0 के साथ, 50 के 50 के साथ, और आपका वैल्यू आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का। तो क्या वैल्यू आएगा? 4 इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो यूनिट होता है वो होता है हेनरीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज 4 हेनरीज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मीटर ब्रिज, द पोस्ट ऑफिस बॉक्स, कैरी फोस्टर्स ब्रिज एंड कैलेंडर, या ऑल ऑफ द अबव। ये जो चारों के चारों इंस्ट्रूमेंट हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ई ऑप्शन इज द करेक्ट।
एंड अमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर। एक अमीटर है जो रीड करता है 1 एम्पियर करंट को। इस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.81 ओहम और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.1 एम्पियर। टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं इसकी 10 एम्पियर तक रेंज, तो द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट, शंट का मतलब है कि रेजिस्टर, तो आपको कितना रेजिस्टर, कितनी रेजिस्टेंस का चाहिए ताकि जो अमीटर है जो 1 एम्पियर को करंट को मेजर कराए ताकि उसके थ्रू 10 एम्पियर का करंट गुजर सके। तो इसके लिए आपने सिंपल फार्मूला यूज करना है। आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपने पैरेलल वाला आपने यहाँ पे लिखा है, आप हम डायग्राम बना रहे हैं इसका। ये जो है वो एक अमीटर है और ये करंट पास कर रहा है 1 एम्पियर का और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 0.81 ओहम। ठीक है, इसको जब हम पैरेलल में लगाएंगे एक रेजिस्टर को, तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पैरेलल में रेजिस्टर्स जुड़े होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनमें करंट जो होता है वो डिवाइड होता है और जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। जैसा यहाँ पे करंट जो है, अगर हम यहाँ से 10 एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो 1 एम्पियर तो इधर जाएगा और 9 एम्पियर इस रेजिस्टर के थ्रू जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो तो इसका भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, इस पॉइंट पे भी सेम होगा और इस पॉइंट पे भी सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो वोल्टेज का फार्मूला आपको पता है कि वोल्टेज सेम है, तो आपने उसका ही फार्मूला लगाना है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द अमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द शंट। तो आपने इसका जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज का क्या फार्मूला होता है, पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, वो होता है आई आर। ठीक है, आई आर इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। आई इज द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द अमीटर इज 1 एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस 0.81। और करंट जो शंट के थ्रू पास हो रहा है वो है 9 एम्पियर और इसकी आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपने सिंपली इसके साथ डिवाइड करना होगा 9 को 0.81 बाय 9। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो S का वैल्यू आएगा 0.09 ओहम। द रेजिस्टेंस फॉर द शंट इज 0.09 एम्पियर, यहाँ पे सी ऑप्शन में 0.09 ओहम है। तो ये एक सिंपल मेथड है, इसके थ्रू आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स पैरेलल और सीरीज में ये कैसा होता है और कौन से कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वो सेम रहता है और करंट सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMW, इनको हम कहते हैं EMW वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस, पार्टिकल, स्टैटिक चार्ज, हीट एंड नन ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वेव होता है वो प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं और वो मूव करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होके वो मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रिमूव कर रहा हूं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, द एनर्जी ऑफ एन एक्स-रे क्वांटम नंबर ऑफ वेवलेंथ 1.0 into 10⁻⁻10 मीटर। आपको एक एक्स-रे क्वांटम दिया गया है जिसकी वेवलेंथ है 1.0 into 10⁻10, तो आपने इसकी एनर्जी फाइंड करनी है। तो आप इसके लिए भी सिंपल आप फार्मूला यूज करेंगे, ये कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, इसके फार्मूलास आपके बुक में ही लिखे हुए हैं, सिर्फ आपने याद करने हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल HF, H इज द प्लैंक कांस्टेंट और F इक्वल होता है C बाय लैम्डा, F इक्वल होता है C बाय लैम्डा, तो ये मॉडिफाई होकर HC बाय लैम्डा होता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो बहुत बड़ा होता है और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू भी बड़ा होता है, ये तो मुश्किल करने और सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसका जो वैल्यूज होते हैं वो ज्यादा होते हैं और पॉइंट्स में होते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाय शॉर्ट ट्रिक। एच सी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एक वैल्यू कांस्टेंट आएगा, तो वो कितना आएगा, इसका वैल्यू जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा एच सी, तो इसका वैल्यू आएगा
2 into 10 raised power minus 25 इफ यू गिवन द लेमडा इन द मीटर। जब आपको लेमडा मीटर्स में दिया गया है तो ये आप एसी का वैल्यू रखेंगे 2 into 10 raised power minus 25। तो यहाँ पे हमें मीटर्स में ही दिया गया है तो 1.0 into 10 raised power minus 10। जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2 into 10 raised power minus 25। याद रखें कि ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट एसी का, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। तो आपने वो ऑप्शन चूज करना है जो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड हो इस आंसर के 2 into 10 raised power minus 15 के। यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे होगा 15। तो 2 into 10 raised power 1.99 into 10 raised power minus 15 joule is the our correct answer because it is most closely related to the 2 into 10 raised power minus 15 जो हमने आंसर निकाला है। तो ये आपने फार्मूला अपने ज़हन में रखना है और ये जो कांस्टेंट मैंने आपको बताया है वो भी अपने ज़हन में रखना है। अगर आपको इसी जगह लैम्डा जो है एंगस्ट्रॉम में दिया हो और नैनोमीटर में दिया हो तो आप इनका जो आंसर है यहाँ पे तो जोड़ दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट होता है एनर्जी का। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का यूनिट पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी शार्टर के नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम आपको बता देंगे।